नमस्कार, न्यूज 89 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नालंदा के बाद बिहार में विक्रमशिला का होगा विकास। तंत्रयान के लिए प्रसिद्ध था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने की थी स्थापना। भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1, 300 मिलियन मीट्रिक टन दूध के उत्पादन का रखा गया लक्ष्य। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ने दिया अहम योगदान। और कुणाल कामरा मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहस। संविधान देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में किया है जिक्र। आइए शुरू करें। नालंदा के बाद अब बिहार की एक और यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्लान पेश किया गया है। दरअसल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पिछले दिसंबर से एएसआई द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सके। फिर हाल ही में बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के एंटीचक गांव में 202.14 एकड़ जमीन की पहचान की है, जहां पर प्राचीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को विकसित करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी को विकसित करने के प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए साल 2015 में ही मंजूर कर चुकी है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार जमीन की पहचान ही नहीं कर पाई। बहरहाल अब राज्य सरकार इस मामले में एक्टिव हुई है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि नालंदा के बाद अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डेवलप करने की योजना है। विक्रमशिला महाविहार को पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय में 8वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया गया था। विक्रमशिला पाल काल 8वीं से 12वीं शताब्दी जो की है पाल काल, इसके दौरान फला फूला और उस वक्त विक्रमशिला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जो तांत्रिक और ऑकल्ट स्टडीज में विशेषज्ञ रखता था। ऑकल्ट स्टडीज सुपरनैचुरल बिलीफ के अध्ययन के लिए इजाद किया गया शब्द है, जो कि विज्ञान और धर्म के बियॉन्ड आते हैं। बताते हैं कि धर्मपाल के शासनकाल के दौरान विक्रमशिला सर्वोच्च था और नालंदा के मामलों को भी नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था। विक्रमशिला के प्रोफेसर तंत्रयान सिखाने में महारथी थे। तंत्रयान भारतीय बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान के बाद आया था। इसमें तांत्रिक विद्या और अनुष्ठान पर बल दिया जाता था। आपको बता दें कि बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को स्थापित किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले हुई थी। बताते हैं कि इसकी स्थापना गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त द्वारा 427 ईस्वी में कराई गई थी। नालंदा शब्द संस्कृत के ना आलम दा से बना है। मतलब यह था कि जहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकता। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को धर्म गूंज के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु और धर्मपाल जैसे शिक्षकों ने यहाँ शिक्षा दी। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु हुएनसांग ने भी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी किया है। चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत और म्यांमार समेत दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने नए कैंपस के साथ स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है कि विक्रमशिला के विकास के बाद दोनों यूनिवर्सिटी बिहार के प्राचीन वैभव को लौटाने में मदद करेंगी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने लोकसभा में एक जानकारी पेश की। इसके मुताबिक भारत दुनिया में मिल्क यानी दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और आने वाले 5 सालों में भारत ने 300 मिलियन मीट्रिक टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जिम्मेदार है। यह मिशन देश में दूध की उत्पादकता और किसानों के लिए डेयरी सेक्टर को अधिक लाभकारी बनाने के मकसद से लॉन्च किया गया था। इसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मवेशियों की उत्पादकता और दूध उत्पादन को बढ़ाया जाता है। साथ ही प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना इसका मकसद है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से देशी गो पशुओं और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन के लॉन्चिंग के बाद से दूध के उत्पादन में 63.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार अगले 3 सालों में दूध के उत्पादन में 15% की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। लोकसभा में पेश जानकारी के मुताबिक भारत में तकरीबन 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन के काम में लगे हैं और इस वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 75% के पास है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग 471 ग्राम के करीब है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप,
एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। बुरुंडी, पूर्वी अफ्रीका में बसा यह देश आज 2 मुद्दों को लेकर चर्चा में है। पहला मामला है बुरुंडी में रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इसके मुताबिक बुरुंडी दशकों में सबसे बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस का सामना कर रहा है। बुरुंडी के पड़ोसी देश डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रही लड़ाई के चलते बड़ी संख्या में लोग बुरुंडी में भाग कर आ रहे हैं। डीआरसी में M23 नाम का एक विद्रोही समूह आतंक मचाए हुए है। जनवरी 2025 में डीआरसी के गोमा शहर पर इस समूह ने कब्जा कर लिया था। वहीं फरवरी 2025 में डीआरसी के दूसरे सबसे बड़े शहर बुकावू पर कब्जा कर लिया था। डीआरसी और यूएन की रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि M23 ग्रुप को रवांडा का समर्थन हासिल है। थोड़े वक्त पहले अंगोला ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की घोषणा भी की थी। M23 के विवाद के चलते दुनिया के सामने एक बड़ा मानवीय संकट उपजा है और इसके चलते अभी तक तकरीबन 70 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस संकट को लेकर रवांडा और डीआरसी के राष्ट्रपतियों की मुलाकात कतर में हुई थी। बुरुंडी को लेकर दूसरी खबर यह है कि बुरुंडी के राष्ट्रपति ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता सूचना है कि रवांडा उनके देश पर अटैक करने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि M23 की तरह ही रेड टबरा ग्रुप भी रवांडा समर्थित है, जो कि बुरुंडी में सरकार गिराना चाहता है। हालांकि रवांडा ने इस मामले से भी इनकार किया है। आपको बता दें कि बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स रीजन में बसा है। लैंडलॉक्ड कंट्री बुरुंडी अपनी सीमा रवांडा, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से साझा करता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इनसे आपका परिचय करा ही देगी, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक शो किया, नाम था नया भारत। कॉमेडी शो था लेकिन टारगेट पर थे पॉलिटिशियंस। कामरा ने इसमें एक लोकप्रिय हिंदी गाने की पैरोडी की। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नाम लिए बगैर गद्दार, देशद्रोही कहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी में हुए राजनीतिक विभाजन पर भी तंज कसा। इसके बाद शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए और मुंबई स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। जिस होटल में यह क्लब था उसे भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने कामरा से माफी की मांग की और उनके स्टैंड अप को एक राजनीतिक साजिश बताया। सरकार ने यह भी कहा कि वे उनके कॉल रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की जांच करेंगे ताकि ये पता चले कि उन्हें किसी ने फंडिंग तो नहीं की। इसके बाद कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद से देश में एक बार फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तबका मानता है कि कुणाल कामरा ने कॉमेडी की है और उनके जोक्स को मजाक के तौर पर ही लिया जाए। वहीं एक धड़ा मानता है कि कामरा ने एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की डिबेट देश में नई नहीं है, इसे लेकर अक्सर ही विवाद उठता रहता है। सबसे पहले संविधान ने इस बारे में क्या कहा है, एक बार हम ये जान लेते हैं। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है और ये अधिकार एक तो मौलिक अधिकार है, दूसरा लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी राय खुलकर रख सकता है। हालांकि ये अधिकार कुछ सीमाओं या प्रतिबंधों के साथ आता है जो कि अनुच्छेद 19(2) में दी गई हैं। प्रतिबंध क्या क्या हैं? इनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना इत्यादि शामिल हैं। इन प्रतिबंधों के मद्देनजर ही सवाल उठता है कि क्या कुणाल कामरा ने लिमिट क्रॉस की है। लॉ एक्सपर्ट कहते हैं कि संविधान राजनीतिज्ञों पर व्यंग्य की इजाजत तो देता है, लेकिन ये बेलगाम नहीं होने चाहिए। राजनीतिज्ञों पर तंज कसे जा सकते हैं, लेकिन ये निजी नहीं होने चाहिए। उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन निजी जीवन पर कतई नहीं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले हैं। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है। इसे केवल उन्हीं स्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है जो संविधान में वर्णित हैं।
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की आलोचना या व्यंग्य को केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सरकार या किसी नेता के खिलाफ है। वहीं सचिन तेंदुलकर मानहानि केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि यानी डिफेमेशन केवल तभी लागू होगी जब किसी बयान से व्यक्ति की साख को सीधा नुकसान पहुंचे। महज आलोचना कर देना या मजाक कर देना मानहानि नहीं हो सकता। कुणाल कामरा पर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने उन्हें जांच के लिए समन भेजा है। इस केस के फैसले के बाद यह तय किया जा सकेगा कि कामरा का पैरोडी गाना फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है या फिर उन्होंने संविधान में दी गई सीमाओं को क्रॉस किया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ट्रांस फैट। देखिए, हमारे खाने में दो तरह के ट्रांस फैट पाए जाते हैं, एक नेचुरल ट्रांस फैट और दूसरा आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। नेचुरल ट्रांस फैट दूध है, मीट है, इन जैसे उत्पादों से मिलते हैं। वहीं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को तैयार करने के प्रोसेस में लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन मिला दी जाती है जिसमें निकल कैटलिस्ट का उपयोग होता है। इससे ट्रांस फैट बनता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें तैयार किया गया खाना कम कीमत और स्वाद में बेहतर होता है, इसलिए रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट्स इसका खूब उपयोग करते हैं। ट्रांस फैट बिस्किट, कुकीज, फ्रोजन पिज्जा, क्रैकर्स इत्यादि कई पैकेज्ड फूड में आपको मिल जाएगा। कंपनीज पैकेज्ड फूड के न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल में इसके बारे में जानकारी भी देती हैं। ट्रांस फैट हमारे शरीर में खराब एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, साथ ही अच्छे एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम भी करता है। ट्रांस फैट का उपयोग हृदय संबंधी और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा। यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका मकसद नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को नया रूप देना है। यह क्षेत्र रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक फैला है। इसे सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस नए संग्रहालय को बनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस के म्यूजियम डेवलपमेंट के बीच समझौता हुआ है। यह भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता को दिखाएगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट का बजट और समय सीमा तय नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड से बना क्रेटर खोजा है। यह क्रेटर 3.5 अरब साल पुराना है। यह अब तक का खोजा गया सबसे पुराना क्रेटर है। यह खोज इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि उल्का पिंडों की टक्कर से ही पृथ्वी पर महाद्वीप बने। दरअसल पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें 3 अरब साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये आधुनिक महाद्वीपों के केंद्र में पाई जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये चट्टानें कैसे बनी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गर्म लावा की परतों से बनी, कुछ का मानना है कि ये टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बनी। लेकिन हालिया शोध बताता है कि जब उल्का पिंड टकराए तो बड़े पैमाने पर चट्टानें पिघल गईं। इससे ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर आ गए और ठंडा होकर धीरे धीरे महाद्वीपीय चट्टानों में बदल गए। सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसे केवल शुरुआत में पूरी तरह से रोका जा सकता है। सिलिकोसिस ज्यादा सिलिका वाली धूल में सांस लेने से होता है। ये खदानों, निर्माण कार्य, पत्थर काटने, कांच और सिरेमिक उद्योग में बड़ा खतरा है। दरअसल अभी इस बीमारी के डायग्नोज का तरीका पुराना है, जिससे इस बीमारी का पता देर से चलता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नया ब्रीथ टेस्ट डेवलप किया जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिनटों में सिलिकोसिस का पता लगाया जा सकता है। यह 90% से ज्यादा सटीक और गैर इन्वेजिव है, यानी ऐसा तरीका जिसमें शरीर के अंदर किसी सर्जरी या कट लगाने की जरूरत नहीं होती। भारतीय नौसेना जल्द ही अफ्रीकी देशों के साथ अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट नामक एक बड़ा समुद्री अभ्यास करेगी। यह अभ्यास तंजानिया और भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार एस सलाम में होगा। इसमें 10 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। इसमें समुद्री डकैती, खोज और बचाव अभियान, हेलीकॉप्टर संचालन और प्रशिक्षण सत्र किए जाएंगे। साथ ही भारत की सागर और महासागर पहल के तहत नौसेना IOS सागर नामक एक और मिशन शुरू कर रही है। इसके तहत INS सुनैना जहाज को अफ्रीकी और हिंद महासागर से लगे देशों के बंदरगाहों पर भेजा जाएगा, जिसका मकसद क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है।
ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC के इलाज के लिए माइक्रो आयरन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स डेवलप कर रहे हैं। यह कैंसर बहुत खतरनाक होता है और आम इलाज से ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें वे प्रोटीन नहीं होते जिन पर दवाएं असर करती हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने नैनो एडजुवेंट्स बनाए हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये माइक्रो पार्टिकल्स T कोशिकाओं को मजबूत करते हैं, जिससे वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट कर सके। उम्मीद है कि यह खोज ओवरी कैंसर जैसे दूसरे कॉम्प्लेक्स कैंसर्स के इलाज में मदद करेगी। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, सिलिकोसिस बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क या फिर त्वचा? और दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से GS कुरूप को सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर सभी तीनों। सही जवाब है तीनों कथन सही हैं, यानी विकल्प डी। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था, एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, केरल या फिर मणिपुर? सही जवाब है मिजोरम, यानी विकल्प ए। हमने इस बुलेटिन के प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पहल आपको कैसी लगी। अब आपको इस बुलेटिन का प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले वाला ज़्यादा अच्छा था? तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप इसकी PDF हासिल कर सकते हैं। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग जवाब बहुत कम दे रहे हैं। नमस्कार।